हर व्यक्ति को इनवाइट करने का तरीका अलग होगा। जब आप सेमिनार में या काउंसलिंग मीटिंग में आप ले जाते हैं या फिर आप प्रेजेंटेशन या प्लान के अंदर आप ले जाते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से इन्विटेशन देना पड़ेगा। अगर एक लेडीज है तो लेडीज के सामने कल पैसों की बात करोगे तो लेडीज इस बिजनेस में नहीं आएगी। लेडीज की ज्वलंत प्रॉब्लम है फ्रीडम। वो अपने घर में रहकर बच्चे को पालकर तंग आ चुकी है। उसे एक ऐसी चीज चाहिए जिससे आजादी मिल जाए। तो उन्हें आजादी पसंद आती है, लेकिन जिसकी कम इनकम है उन्हें इनकम पसंद आती है। एक गरीब आदमी को एक काम चलाओ इनकम पसंद आती है, लेकिन एक करोड़पति आदमी वो मान सम्मान के लिए इस बिजनेस में आएगा, वो पैसों के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर हर व्यक्ति का अलग क्राइटेरिया है और आपको इस साइंस को समझना पड़ेगा। जब किसी को आप इनवाइट करें तो आपका तरीका होना चाहिए कि किस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी डायलॉग को सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। तो मेरी अपलाइन ने मुझे कहा सुबह 10 बजे आ जाना और तुम समझकर मुझे बता देना कि मुझे इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना। और साथ में 3 बातें होंगी। देखिए, एक अपलाइन कैसे महान बनती है जो मैं आपको बताता हूं। मेरी अपलाइन ने मुझे 3 बातें और बोली। पहला, ए भाई टाइम का जरूर ध्यान रखना, 10 बजे ही आना। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का मामला है। अगर तू छूट गया तो समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो राय नहीं दे पाएगा। इसलिए टाइम पर 10 बजे आ जाना। बातों बातों में उन्होंने मुझे बता दिया कि लेट नहीं हो। दूसरा बोला, पेन डायरी जरूर लेते हुए आना, क्योंकि तुझे नोट भी तो करना पड़ेगा। अगर तेरा कुछ छूट गया तो जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा ना। तो पेन डायरी के लिए भी बोल दिया और बोला, ए भाई आगे आगे आकर बैठना ताकि ढंग से समझ में आए। 3 बातों से मेरे कमिटमेंट कराया और मैं तीनों बातें इसलिए मान गया क्योंकि वो मुझे नहीं कह रहे थे, वो मुझे नहीं कह रहे थे कि तुझे प्लान देखना, वो कह रहे थे कि तुझे प्लान समझकर मुझे बता। और मैं आगे जाकर चुपचाप बैठ गया और बताने लगा, देखने लगा। अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा माजरा। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में या मीटिंग में कोई नया आदमी आता तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसको कुछ भी नहीं बताओ तो समझ में नहीं आता। अगर थोड़ा माइंड प्रिपेयर किसी का है तो ठीक है, वो टिक जाएगा। लेकिन नया आदमी उछलता है स्प्रिंग की तरह, बार बार वो सोचता है अरे कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे बताना क्या चाहते हैं। अब हुआ ये कि एक आदमी राजस्थान में अगस्त का महीना, टेम्परेचर 48 डिग्री, एक आदमी आया टाई और सूट पहनकर। मैं बड़ा परेशान हो गया। उस समय गूगल वगैरह होता नहीं था, मोबाइल नहीं होता था। अगर गूगल होता तो मैं फटाफट टाइप करके पूछ लेता, गूगल बता ऐसे कौन से प्रदेश के आदमी हैं जिनको गर्मी में सर्दी लगती है और इन्होंने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा है। ये बात समझ में नहीं आई मेरे को। तो मैंने पड़ोसी को गोली मार के धीरे से कहा कि भाई साहब क्या आप बता सकते हैं कि इन लोगों ने सूट क्यों पहन रखा है। तो मेरा पड़ोसी भी शायद नया था, वो मुझे कहता है यार मैं भी 15 मिनट से यही सोच रहा हूँ। तो हम दोनों मुस्कुरा गए। और जब हमारे जैसा आदमी हमें मिलता है तो बहुत खुशी होती। आप लंदन में जाते हो, जब इंडिया का आदमी लंदन में मिल जाता ना आपको, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि मेरे गांव का आदमी मुझे मिला है ना। उस समय इंडिया के किसी भी प्रदेश का आदमी है आपको प्यारा लगेगा क्योंकि आप लंदन में। उसी तरह जब आप किसी से पूछते ना हेलो हाउ आर यू, क्या हालचाल है आपके, और सामने वाला हाथ मिलाकर कहता है बस ठीक है, चल रही है, कट रही है, अगर वो ऐसा बोलता है तो आपके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट आती है। क्यों मुस्कुराहट आती है? क्योंकि आपको जब वो बोलता ना मेरी कट रही है, तो आप सोचते हैं ये तो मेरा भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है, और आपको खुशी होना चालू हो जाती है। क्योंकि जब हमारे जैसा आदमी हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तभी तो हमारे गुण मिलते हैं और तभी तो दोस्ती पक्की होती है। अब चुपचाप खेराल में देखता रहा। दूसरा आदमी कार्टून आया, उसने भी सूट पहन रखा और सूट पहनकर आते ही बोलता है ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैंने कहा यार मैं क्यों ताली बजाऊं, और भगवान कसम मैंने ताली नहीं बजाई। और आप भी अगर मेरी बात पर ताली नहीं बजा रहे हैं, कसम खुदा की खाकर कहता हूं आप मेरी जगह पर आने वाले, मेरी जगह पर आएंगे। क्योंकि ताली नहीं बजाना, मैंने ताली नहीं बजाई तो मैं आ गया यहाँ पर, आप ताली नहीं बजाएंगे तो आप भी वहीं पर आ जाए। तो ताली बजाना कोई कामयाबी का राज नहीं हो सकता। तो मैंने ताली नहीं बजाई। फिर वो थोड़ी देर में थक हार के चला गया। फिर तीसरा कार्टून आया, उसने भी सूट पहन रखा। वो कहता है भाई साहब ये कंपनी अभी चालू हुई है, 2 दिन हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसने इतना काम किया, इसको इस महीने 500 रुपए का चेक आने वाला है। तो उस समय चेक आता था, उस समय ऑनलाइन ट्रांसफर की सिस्टम नहीं था इंडिया में। चेक आने वाला है, इसको 500 रुपए का चेक आने वाला है, बजाओ ताली। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा 500 का चेक इसको आने वाला है और ताली मैं बजाऊंगा। अरे 500 का चेक इसको आने वाला है तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसके लोग बजाएंगे ताली, इसके 500 आने पे मैं क्यों ताली बजाऊं।
और आम आदमी इस तरह से ताली नहीं बजाता जब भी वो बैठता है मीटिंग सेमिनार में, ऐसे ताली नहीं बजाता, उसके मन में बहुत सारी गड़बड़ सड़बड़ चल रही होती है और उसी हिसाब से उस बात को देखता। और भाई साहब मैंने ताली नहीं बजाई, लेकिन चौथे नंबर पे एक कार्टून आया, वो कहता है दोस्तों, भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को, सबसे लास्ट। मैं चुपचाप खड़ा हो गया, मैंने कहा शायद यही सब कुछ समझाएगा जिसे मैं कार्टून कह रहा हूँ ना। आज मेरे वो धर्म गुरु हैं, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, इतना कहने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने उनके सम्मान में कोई कमी रख दी। मेरी ग्रेट अपलाइन, अगर आज मैं इस सृष्टि में इस लायक हूं तो उसकी एकमात्र कहानी है, और मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय एंड मिस्टर बी.सी. छाबड़ा साहब, उनकी वजह से मैं। तो बी.सी. छाबड़ा जी स्टेज पर आए और बी.सी. छाबड़ा जी आते ही बोलने लगे। थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी जोरदार होती है, उनका ऑरा इतना कमाल का होता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी जब आप बोलते हैं तो एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी डाल देते हैं, कविता डाल देते हैं, डायलॉग डाल देते हैं, और इतना फ्रिक्वेंटली वो बोलते हैं कि आदमी पल के नहीं झपकाता। और भाई साहब थोड़ी देर बाद तो मैं भूल ही गया कि आया क्यों, भाड़ में गया बिजनेस। मैं तो उस व्यक्ति को देखने लगा और वो बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले सुना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुना रहा है, कहानी सुना रहा है। और भाई साहब मैं तो थोड़ी देर बाद भूल गया कि मैं यहाँ आया क्यों हूं, और मैं तो किरदार में खो गया। किरदार में खोना किसे कहते हैं? किरदार में खोना उसे कहते हैं जब आप मेंटली वहां पर बैठे हुए नहीं है, मेंटली कहीं चले जाते हैं और फिजिकली एक जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे किरदार में खोना किसे कहते हैं? हमारी कुछ बहनें हैं जब फिल्म देखने जाती है तो इमोशनल हो जाती है, और बहनें ना फिल्मों में रोना चालू कर देती है, वो किरदार में घुस जाती है, वो ये भूल जाती है कि फिल्म चल रही है। उसी तरह से मैं भी किरदार में खो गया, मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। और भाई साहब मैं तो उछल उछल के ताली बजाने लगा, सीटियां बजाने लगा, तेज तेज चिल्लाने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब होता क्या था कि मैं जब तेज तेज चिल्लाता था, सीटी बजाता था, चालू ताली बजाता था, तो मेरा बॉस एक सेकंड बाद मुझे देखकर मुस्कुराता। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे एक सेकंड बाद इसको क्यों बात समझ में आ रही, मेरे साथ साथ क्यों समझ में नहीं आ रही। फिर बाद में पता चला कि ये इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि मेरा कंफर्म हो गया कि मुझे भी समझ में आ गया। जब आप मीटिंग में जाते हो, आपका आदमी जब मुस्कुराता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती, है ना? सही बताओ, खुशी होती है कि नहीं होती? वो आपका आदमी अगर मुस्कुरा रहा है तो आप क्या सोचते हैं? मेरा काम हो गया है ना, ये समझ गया। तो मैं मुस्कुराया तो मेरा बॉस मुस्कुरा रहा। और थोड़ी देर बाद सेमिनार खत्म हो गई। सेमिनार खत्म हो गई तब मुझे याद आया, अरे बाप रे, मुझे तो लिखना था और मैंने तो एक लाइन भी नहीं लिखी कि करना क्या है बिजनेस में। अब मेरा बॉस मेरे पास आएगा और मेरे से पूछेगा करना है कि नहीं करना, बता। तो मैं क्या बताऊंगा? मेरे को तो खुद को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा यार भाई साहब पिन छुड़ाना पड़ेगा। मैंने अपनी डायरी पकड़ी और चुपके से अपने स्कूटर की तरफ भागा। मैंने कहा चुपचाप बैठ जाऊंगा, कल का जो होगा कल देखेंगे, कल ऑफिस में मिलेंगे तब देखेंगे। लेकिन आपको जो लेके आया ना, उसकी आंखें यानी ये दोनों कैमरे केवल आप ही के ऊपर होते हैं। आप भी जब किसी नए आदमी को लेकर आते हैं ना, तो आप बार बार बारीक निगाह से देखते हैं, चुपके चुपके से देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। तो मैं स्कूटर की तरफ भागा तो मेरा बॉस मेरे पीछे पीछे आ गया। अब मैं एकदम डर गया, मुझे लगा कि अब ये पूछेगा क्या करना है कि नहीं करना, लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने तो क्या पूछा है, कैसा लगा? आपको भी ऐसे ही पूछेंगे और आप भी ऐसे ही पूछते हैं जो नए आदमी हैं, कैसा लगा? मैं शांत होकर मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा, बढ़िया काम था। तो उसने रिकन्फर्म किया, वास्तव में अच्छा लगा? मैंने कहा यस सर बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो कहा ठीक है, सी यू इन मॉर्निंग, मिलते हैं कल ऑफिस में। अगले दिन मैं ऑफिस में गया। ऑफिस में घुसते ही गेट कीपर क्या बोलता है मुझे कि सर आपकी केबिन में जाने से पहले बॉस से मिलना, बॉस को आपको याद किया बॉस। मैं बॉस के केबिन में गया, बॉस ने मुझे पानी पिलाया, मुझे सिट डाउन का। ऐसा बॉस ने मेरे 8 साल के करियर में पहली बार बोला, सिट डाउन और पानी पिलाया। ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि मेरा बॉस मेरे साथ ऐसा क्या कर रहा है। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। मेरे बॉस ने फिर धीरे से बोला कल मजा आया ना? मैंने कहा सर बहुत मजा आया। एक बार रिकन्फर्म किया, वास्तव में मजा आया ना? मैंने कहा हाँ सर, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, वास्तव में मजा आया। तो उसने क्या किया, अपनी सीट के नीचे से एक बैग निकाला और मेरे सामने रख दिया। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एक किट को परचेज करना पड़ता। किट किट किट। अभी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के मुताबिक
डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको एक फूटी कोड़ी खर्च नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया, उस समय एक 1260 रुपए की किट आती थी, उसमें 3 जोड़ी कपड़े आते थे, 3 पैंट पीस, 3 शर्ट पीस। उस समय इस बिजनेस में उस किट को खरीदना कंपलसरी हुआ करता था और उन्होंने मेरे सामने किट रख दी। मैंने सोचा अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद बॉस दिवाली का गिफ्ट एडवांस में दे रहे होंगे। तो मैंने थोड़ी सी जिप को खोला और देखा अंदर कपड़े थे। मैंने कहा जरूर ये गिफ्ट होंगे। तो मैंने बॉस को कहा, बॉस थैंक यू, धन्यवाद। तो बॉस ने कहा धन्यवाद नहीं बेटा, 1260 रुपए चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 1260? मैंने सर 1260 रुपए क्यों? वो कहा कल मजा आया था ना, कल मजा अगर आया है तो ये 1260 रुपए में तुम्हें परचेज करना पड़ेगा। यही तो बिजनेस बता रहा था मैं। अब मैं बहाने बनाने लगा। मैंने कहा सर, मैंने कहा अंतिम समय चल रहा है, हमारी जेब में 1260 रुपए थोड़ी है। तो मेरा बॉस मुझे कहता है मुझे पता। इसे कहते हैं परफेक्ट तैयारी। मैंने बॉस को धीरे से कहा, बॉस 1260 रुपए लास्ट दिनों में कहाँ मिलते? तो बॉस ने कहा मुझे पता, जितने भी कर्मचारी है ना, सारे जितने भी कर्मचारी है, वो सारे कर्मचारी की 1 से 7 निकलती है खुशी खुशी। 1 से 7 क्या निकलती है? खुशी खुशी। 7 से 14 निकलती है राजी खुशी। 14 से 21 निकलती है कसा कसी। और 21 से 28 फाका कसी निकलती है। सारे कर्मचारियों का यही हाल है। किसी भी कर्मचारी का हाल दूसरा नहीं है। सारे एंड में आते आते सारी चीजें 1 तारीख पे जाने लगती है। तो बीबी अगर 27 तारीख को कुछ बोल दे कि ये चीज चाहिए, तो हम बीबी को क्या बोलते हैं? 1 तारीख को दिलाए। वापस हर कर्मचारी की 1 तारीख पर बात चले जाती। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा मुझे पता है, इसलिए मैं पेपर लेके आया हूं, तू इस तरह साइन कर, तेरी जब सैलरी आएगी ना, ऑटोमेटिक 1260 रुपए कट कर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे साइन करने के लिए कहा और पेन हाथ में दे दिया। पेन हाथ में देते ही मैं 2 मिनट सोचने लगा, साइन करूं कि नहीं करूं। तो भगवान ने एक गुण मेरे अंदर दिया, एनालिसिस करना मुझे आता है कि किस चीज को करूंगा, क्या डिलीवरी करूंगा तो कैसा शॉट मेरे ऊपर वापस आएगा। ये भगवान ने बचपन से एनालिसिस करने का तरीका मुझे दिया। तो मैंने पेन हाथ में लेकर थोड़ा सोचा, अगर मैं साइन नहीं करूं तो मेरे दिल ने बोला कि बेटा अगर साइन नहीं किया ना, तो ये तेरा बॉस है, तेरा बाप है कंपनी। अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर में लगने वाला है इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट की कमिटी में तेरा बॉस बैठता है। अगर बॉस नाराज हो गया तो इंक्रीमेंट आधा कर देगा। इसलिए बॉस को खुश करना जरूरी है। मैंने फटाफट कैलकुलेशन की, अगर 1500 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है और 1200 रुपए की किट है, तो 1 महीने में मेरा पैसा कवर हो रहा है। और 12 महीने करने तो कितना कवर हो जाएगा, और पूरी जिंदगी का मामला करूं तो 8-10 लाख का नुकसान होगा। तो मैंने फटाफट साइन कर दिए। मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता था बॉस से, और किट ले ली। भगवान कसम अगर मैं आपको बताऊं कि वो किट पहली जो मैंने ली ना, वो मैंने किस जगह पर फेंकी मुझे अभी तक भी पता नहीं। क्योंकि उस किट लेने तक मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब मैंने किट ले ली ना, तो ज्वाइनिंग हो गई मेरी, फॉर्म भर दिया गया। और जब ज्वाइनिंग होती है ना, तो आपकी अप्लाई की डायरी में आपका नाम लिख दिया जाता है। आप भी जब किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, तो ज्वाइनिंग करने वाले लोगों की लिस्ट बनाना चालू कर देते हैं, उनके फोन नंबर आगे लिख लेते हैं, और फिर उनको बात करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको इन्विटेशन देते हैं। तो मेरी अप्लाई ने मेरा नाम लिख दिया, मुकेश कोठारी। अब मेरी अप्लाई ना हर 5-7 दिन में मुझे परेशान करती थी, आ जाओ मीटिंग है आ जाना, आज यहाँ मीटिंग है आ जाना। और मैं क्या है, बहाने बनाता रहता था, सर आज तो मैं यहाँ बिजी हूँ, आज तो वहां बिजी हूँ। आपके साथ भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे इसी तरह के बहाने बनाते होंगे। आई नो वेरी वेल, आप जिस सिस्टम पे अभी चल रहे हैं वो सिस्टम से मैं चल चुका हूँ, और जो आपके साथ चैलेंज आते हैं वो मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंज एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो आप लोगों के साथ, आपके साथ जो जितनी भी घटनाएं हो रही है, वो सारी की सारी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी है। कोई नई चीज नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, ये एक प्रोसेस है जो सबके साथ होता है। लेकिन 3-4 मीटिंग में इनवाइट किया, नहीं गया ना, तो एक दिन संडे के दिन बॉस ने कहा सुबह 10 बजे काउंसलिंग मीटिंग है और मेरे घर पर आ। अब संडे के दिन मैं बहाना नहीं बना सकता था, और बॉस को रोज का रोज बहाना बनाना ठीक भी नहीं था। मैं संडे के दिन घर पर चला गया, और संडे के दिन जब मैं घर पर चला गया तो मैंने देखा कि 8-10 आदमी जो बॉस की टीम में ज्वाइन थे, वो सब लोग वहां पर आए थे और काउंसलिंग चल रही थी। मैं भी जाकर बैठ गया। काउंसलिंग क्या है,
नोट दिस पॉइंट, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना तो काउंसलिंग इज मस्ट। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेमिनार में वन वे संवाद चलता है। अभी जूम की मीटिंग चल रही है, अभी आप लोग यूट्यूब पर हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने का अधिकार नहीं। अगर सबको बोलने का अधिकार दें तो ये मीटिंग 1 घंटे की 1 साल में भी खत्म नहीं। यहाँ पर वन वे संवाद चलता है, मैं बोल रहा हूं, आपको सुनना है। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग में 2 वे संवाद चलता है। काउंसलिंग में कंफ्यूजन निकलते हैं, काउंसलिंग में मन का भार हल्का होता है, काउंसलिंग में आपके अंदर की जो भड़ास है वो निकल जाती है, काउंसलिंग में आपके मन में जो छोटी छोटी शंकाएं हैं जिसकी वजह से आपने बड़ा बवंडर अपनी लाइफ में बना रखा है वो दूर हो जाती है। जैसे आपके पैर पर एक गांठ हो गई, ओला हो गया, पकौड़ा हो गया, अगर आप डॉक्टर के साथ काउंसलिंग नहीं करें तो आप उस फोड़े को देख देख कर कंफ्यूज होते रहेंगे। अरे भाई ये कौन सी बीमारी आ गई, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कहीं मैं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाऊंगा, क्योंकि आप वन वे सोच रहे हैं और सोचने का कोई एंड नहीं। इसी तरह जब कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, 2-3 लोगों से बात करता है, 2-3 लोग उसे मना करते हैं, वो कुछ भी सोचना चालू कर देता है। वो क्या सोचता है, बिजनेस ही खराब है, मुझे समझाना नहीं आता, मेरी अपलाइन को बहुत अच्छा पटाना आता है, मेरी अपलाइन बोलने में माहिर है इसलिए वो कामयाब है, वो थोड़ा सा यंग है इसलिए कामयाब है, वो थोड़ा जवान है इसलिए कामयाब है, वो बूढ़ा है इसलिए कामयाब है। मन में बातें चलती है। जब तक आप पूछते नहीं तब तक शंका का समाधान नहीं होता। जब डॉक्टर के साथ आप काउंसलिंग करते हैं, वन वे संवाद करते हैं, पहले आप 2 वे संवाद करते हैं, पहले डॉक्टर को आप फोड़ा बताते हैं, डॉक्टर उस फोड़े को देखता है, फिर डॉक्टर आपको राय देता है, चिंता की बात नहीं है, इसका हम थोड़ा एक्सरे करेंगे और एक सीटी स्कैन करेंगे, ये सिंपल सी गांठ है, एक ऑपरेशन करेंगे, हम निकाल देंगे। लेकिन जब तक आप काउंसलिंग नहीं करते तब तक बार बार सोचते हैं कि अगर ये कैंसर हो गया तो। इसी तरह जब आपकी टीम में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो जब वो थोड़ा अनुभव लेता है तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है उसके अनुभव के आधार पर, और जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं तो शंकाएं धीरे धीरे खत्म होना चालू होती। मेरा नंबर आया, मेरे बॉस ने कहा व्हाट अबाउट यू, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने बॉस से कहा क्या करना है सर, आप मुझे कुछ बताते नहीं तो मैं कुछ करता नहीं। अरे वही तो करना है जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। और बाप रे ये क्या बोला, जो मैंने तेरे साथ किया तो लोगों के साथ कर। मैं फुल कंफ्यूज। मैंने बॉस से कहा बॉस आप बताओ आपने मेरे साथ किया क्या है? तो बॉस ने कहा नहीं नहीं सिंपल सा, मैंने तुम्हें मीटिंग में ले गया, तुम्हें मीटिंग में ले गया, तुम्हें मजा आया, तुम्हें मजा आया तो मैंने तुम्हें किट दी 1260 में। किट मैंने अपने घर पे नहीं बनाई, वो कंपनी की थी, कंपनी की किट को मैंने तुम्हें दिया तो कंपनी का हो गया बिजनेस, तुम्हें मिल गया फायदा डिस्काउंट, और मेरे थ्रू बिक गई तो मुझे मिल गया कमीशन। यही है बिजनेस, तुम भी ऐसा करो तो तुम्हारे को भी मिलेगा कमीशन। ऐसी बात करते ही मैं एकदम चौंक गया। बॉस के सामने पहली बार मैंने गुस्से में बोला बॉस ये क्या करवा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी कंपनी 3 करोड़ मीटर कपड़ा पर मंथ बनाती है और हमारी टीम 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचती है, आप और हम लोग मिलकर, और आप 3 जोड़ी कपड़े मेरे से बिकवाना चाहते हैं। मैंने बॉस को बोला बॉस एक राय देना चाहता हूं, उस दिन तो आपने मेरे से राय नहीं ली, आज मैं राय देना चाहता हूं कि ये आपके स्टैंडर्ड का और मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है, हम बेचने वाले लोग नहीं है, आई एम द सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर हैं, हमारे पहले का एक काम नहीं, हम बेचने वाले लोग थोड़ी। मेरा बॉस मुझे घूर कर देखा, मेरे बॉस को राय दी, बॉस को गुस्सा, बॉस ने कहा अच्छा तुझे सेल करने में शर्म आती है? मैंने कहा नहीं बात ये नहीं है, ये 3 कपड़े सेल करने में शर्म आती। तो मेरे बॉस ने कहा जिस तू कंपनी में काम करता है ना बेटा, उस कंपनी के मालिक ने शुरुआती बिजनेस ऐसे ही किया होगा 3 कपड़ों से, आज बड़ी फैक्ट्री तो आज लगी है मालिक के, और तुझे जिस सेल करने से शर्म आती है ना, तुझे भूलना नहीं चाहिए कि जिस कंपनी में तू काम करता है वो तेरे इसको सेल ही कराती है, और तेरी कंपनी अगर टॉप पर गई है तो सेल की वजह से ही गई है, और तुझे सेल करने में शर्म आती है। दुनिया का एक आदमी बता जो बिना सेल के टॉप पर चला गया? टाटा सेल करके टॉप पे है, बिरला सेल करके टॉप पे है, रिलायंस सेल करके टॉप पर है, टेस्ला सेल करके टॉप पर है, बिल गेट्स सेल करके टॉप पर है, जुगंबर सेल करके टॉप पर है। बिना सेल किए तो जा ही नहीं सकता कहीं पर भी। मैं घूम के देखने लग गया। मैंने कहा बॉस को गुस्सा आ गया, अरे बाप रे। उसने मुझे धीरे धीरे से कहा कि बेटा सेल तो करना पड़ेगा,
जीवन में आगे जाना है तो इस सेल से प्यार करना पड़ेगा। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे को, जब मैं नौकरी करता था, तो मैं जिस भी सिटी में जाता था एक ही चीज देखता था, यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भीलवाड़े में नहीं है, साला यहाँ से ले जाऊंगा और सेल कर दूंगा। सेल करने से कभी शर्म नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे होंगे जो नौकरी करते होंगे सरकारी, 60-70 हजार रुपए मिलते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उन्हें सेल करने से प्रॉब्लम। मेरे भाई, सेल का कोई पर्याय ही नहीं। सेल किए बगैर तो आप टॉप पे जा ही नहीं सकते। सेल का मतलब सामान सेल करने से नहीं है। सेल का मतलब अपनी आइडियोलॉजी से आप अगर सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, सेल इज डन। सेल अगर केवल सामान की ही होती है तो फिर LIC वाले क्या बेचते? अगर सेल अगर सामान की होती है तो हवाई जहाज वाले क्या बेचते? सेल अगर सामान की होती है तो ट्रेन वाले क्या बेचते हैं? ट्रेन बेचते हैं क्या तुम्हारे को? वो तो सेवा ही बेचते हैं ना। जब तुम जयपुर से रवाना होकर दिल्ली जाते हो ना, तो जयपुर में आप ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली में छोड़ देते हैं, दिया कुछ नहीं, सर्विस दी है आप। तो सेल का मतलब सामान बेचना नहीं होता, सेल करना तो पड़ेगा। बिना सेल किए टॉप पे कोई गया नहीं। नेता क्या करता है? नेता भी तो सेल करता है। वो क्या करता है? अपनी आइडिया सेल करता है, अपनी होप को सेल करता है। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि भाई और बहनों, मुझे गुजरात का आपने जब चीफ मिनिस्टर बनाया था, मैंने गुजरात की रोडें ये कर दी, मैंने वहां पर ये कर दिया, बिजली के प्लांट लगा दिए, पर कैपिटा इनकम कर दी, उद्योग को बढ़ा दिया और रोजगार दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर तुमने भारत का प्रधानमंत्री मुझे बना दिया तो मैं भारत को ये कर दूंगा। और आप कन्विंस हो गए, सेल इज डन, आपने वोट दे दिया और वो प्रधानमंत्री बन। जब आप अपनी आइडियोलॉजी से कन्विंस करते हैं तो ही वो सेल कंप्लीट हो जाती है। सेल के बिना तो न नेता टॉप पर जा सकता है, न अभिनेता टॉप पर जा सकता है, न कोई भी LIC टॉप पर, इंश्योरेंस टॉप पर जा सकता है। सेल तो करना पड़ेगा। अगर आप सेल करने के लिए तैयार हैं तो मैं 15 मिनट आपसे बात करूंगा और ऐसी बात करूंगा जो आपके जीवन को 360 डिग्री एंगल से घुमा देगी और 100% आपकी गारंटी है आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन मुझे वादा करना पड़ेगा। वादा क्या करना पड़ेगा? कि हम तैयार हैं, आज के बाद हम सेल से नहीं डरेंगे और सेल से घबराएंगे नहीं। अगर मेरी बात से सहमत है तो अपने कान के पास ऐसा हाथ कीजिए और मैं स्क्रीन में सबको देख लेता हूं और उसके बाद आपसे बात करूंगा। सभी लोगों को ऐसे हाथ करना है, कान के पास हाथ करना है। मैं देख रहा हूं, मैं जब तक सार को देखूंगा नहीं तब तक बात नहीं करूंगा। कान के पास इस तरह। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात का मान रखा। और अगर आपको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो दुनिया के टॉप पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 रुपए के बॉन्ड पर मुकेश कोठारी क्लिक करने से। जिसको सेल से प्यार हो गया वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। जिसको सेल से प्यार हो गया वो जीवन में टॉप का व्यक्ति बनेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। मैं सिर्फ किसी प्रोडक्ट के सेल की बात नहीं कर रहा हूं। सेल से जिसको प्यार है वो टॉप पर जाएगा ही जाएगा, उसे कोई रोक। फिर उन्होंने मुझे धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनाई। धीरू भाई अंबानी की कहानी थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ। धीरू भाई अंबानी 12 साल में थे तब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ और इंडिया में आ गए, गुजरात के अंदर कच्छ में। और गुजरात में आने के बाद 12 साल की एज में वो अपनी स्कूलिंग खत्म करके गुजरात की कॉटन स्ट्रीट, कॉटन गलियों में जाने लगे और देखने लगे कि लोग बिजनेस कैसे करते। 2 साल तक वो लगातार गए। जब वो स्टूडेंट थे, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, वो बिजनेसमैनों के पास जाते और ये पता लगाते थे कि ये करते क्या। 2 साल में उन्होंने ये पता लगा लिया कि कॉटन कितने तरह की होती है, A ग्रेड की कॉटन कहाँ मिलती है, B ग्रेड की कॉटन कहाँ उगती है, C ग्रेड की क्या काम आती है, B ग्रेड की क्या काम आती है, किस ग्रेड की कॉटन की क्या रेट चलती है और मार्केट में किस व्यक्ति के पास कौन सी कॉटन पड़ती है। और 2 साल में उन्होंने ब्रोकरेज का बिजनेस चालू कर दिया। जब 14-15 साल के थे तब पैसा कमाना चालू कर दिया। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम पेट्रोल पंप लगाना चाहती थी। वहां एजुकेशन कमी थी, उन्हें पढ़े लिखे हिसाब किताब करने वाले आदमी चाहिए थे और साउथ अफ्रीका चले गए क्योंकि इंडिया से 10 गुना सैलरी उनको मिल रही थी। और वो 2 साल वहां पर काम करके वापस आए, पैसा कमा के आए। पैसा कमा के आने के बाद उन्होंने वो नहीं किया जो आप करते। 90% लोग जब पैसा कमाते हैं तो वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट नहीं करते, वो खर्च करते। और बिजनेस का नेचर है कि अगर आपने शुरुआत में बिजनेस किया
और अगर आप रोज के 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 100 रुपया ही निकालना है जीवन के लिए, 900 रुपए बिजनेस का इन्वेस्टमेंट को करना है, तब बिजनेस बड़ा होगा। रोज 1,000 रुपए कमा रहे हैं और 1,000 ही आप बाहर निकाल देंगे, बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। हमारे साथ भी यही रूल लागू। 3,000 का चेक आया, हमने सबसे पहले एक शर्ट और पैंट खरीदा। अरे मेरे भाई, ये 3,000 खर्च करने के लिए नहीं आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। सीखने में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर 3,000 का चेक आया होता और 200 रुपए की आपने बुक खरीदी होती पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता कि आपने इन्वेस्ट किया है। 3,000 का चेक आया और 100 रुपए आप किसी सेमिनार में जाकर सीखने के लिए खर्च करते, तो मुझे लगता, ट्रेनिंग में खर्च करते, तो मुझे लगता कि आप कुछ कर रहे हैं। ये खर्चा करने की इनकम नहीं है। दिस इज द ओनली सिंपल सा आपको फंड दिया गया है जिससे आपको सहयोग मिले इस एजुकेशन को लेकर। तो धीरू भाई अंबानी जब पैसे कमा के आया तो आपकी तरह आईफोन 13 नहीं लिया उन्होंने मन से एक प्रश्न किया, ए भाई, मैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, क्या बनूंगा? तो उसका दिल क्या कहता था? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि तेरे पास एजुकेशन नहीं है, क्योंकि तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं है, तेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं। तो इसको उसने पूछा, तो क्या फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? तो उसने कहा नहीं, ये जरूरी नहीं, जा तो टॉप पे सकता है। क्योंकि जो जो चीजें कामयाब इंसान के पास होती है ना, वो खरीदी जा सकती। ज्ञान खरीदा जा सकता। जैसे मैं ज्ञानी नहीं हूं लेकिन मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं IIT इंजीनियर को अपने यहाँ पर जॉब पर रख सकता हूँ, यानी ज्ञान को अपने पास ला सकता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस आदमी को सैलरी देकर अपने पास ला सकता हूँ। लेकिन एक चीज नहीं ला सकता, दैट इज कॉल्ड विजन, दूरदृष्टि। मुझे जाना कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूं, ये सामने वाले को मैं समझा नहीं सकता कभी। और जब जाना कहाँ है वो आपको पता है ना, तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। भूल जाइए कि आप कम पढ़े लिखे हैं, भूल जाइए कि आप लेडीज हैं, भूल जाइए कि आप बच्चे हैं, भूल जाइए कि आप बूढ़े हैं। आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और कामयाबी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कामयाबी तुम लेकर रहोगे। तुम्हारे भाई को, पिताजी को, माँ को, ब्रदर को विश्वास है कि नहीं है? मुकेश कोठारी को विश्वास है कि तुम आजादी के लिए पैदा हुए हो और तुम्हें आर्थिक आजादी मिलकर रहेगी। सिर्फ विजन बड़ा रखना, क्योंकि दुनिया में नौकर दिमाग लगा सकते हैं, दुनिया में नौकर राय दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में नौकर सोच नहीं सकते। सोच आपके पास। आगरा का ताजमहल कारीगरों ने बनाया था, लेकिन सोच उस व्यक्ति की थी जिसने आगरा के ताजमहल का सपना अपने दिमाग में देखा। कुतुब मीनार बनाई कारीगरों ने थी, लेकिन कारीगरों का नाम कोई जानता तक नहीं। नाम उसका जानता था जिसकी सोच थी कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी मीनार बना। आपको कहां जाना है? यू हैव टू डिसाइड। दुनिया क्या कहती है, जाए भाड़े में दुनिया। आपका अगर विजन क्लियर है ना, मुझे कहां जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां पर जाने से रोक नहीं सकती। मुकेश कोठारी वादा करता है, आपने सोच लिया मुझे जाना है, आप जाएंगे, क्योंकि विजन देख आप सकते हैं। विजन तुम्हारे नौकर, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारा विजन नहीं देख सकती। विजन आप अपना खुद देख सकते। तो धीरू भाई अंबानी ने पूछा क्या करेंगे, तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि तू सब कुछ कर सकता है लेकिन सोच तू सकता है, बाकी सारे काम तो तेरे नौकर भी कर सकते। तो धीरू भाई अंबानी की जब सैलरी 500 रुपए थी ना, तब उन्होंने 5,000 रुपए का मैनेजर रखा। कौन सा मैनेजर? जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उससे ज्यादा अनुभवी था, उससे ज्यादा उम्र में भी अनुभवी था। उसको नौकर को रखकर धीरू भाई अंबानी विजन कहते थे, मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कैसे करूंगा तू बता। मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कैसे करना है तू बता। तू पढ़ा लिखा है, तेरे अंदर दिमाग है, तू कैसे बताना, मैं करता हूं। और एक आदमी ऐसा रख लिया जो एग्जीक्यूशन करता था। धीरू भाई अंबानी सोचता था, और देखते देखते धीरू भाई अंबानी कॉटन इंडस्ट्रीज के किंग बन गए। फिर उन्हीं मैनेजरों ने उनको बताया कि पॉलिस्टर क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे बनता है। धीरू भाई अंबानी उन्हीं के सारे पॉलिस्टर की दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी बन गए। और फिर धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम में गए, उस समय तो पेट्रोलियम का नामो निशान पता नहीं था। उन्हीं के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि आने वाले समय में स्कोप पेट्रोल का है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाते हैं। और उन दिमागदार लोगों के सारे विजन देखा और धीरू भाई अंबानी ने आज इतनी बड़ी रिफाइनरी खड़ी की। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने रिफाइनरी खड़ी की तो उसके पीछे धीरू भाई अंबानी का हाथ नहीं है कामयाबी में।
धीरू भाई अंबानी अगर कामयाब है तो उनके नेटवर्क का हाथ। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप खोदकर फुल पेट्रोल भरते ना तो कामयाब नहीं होते। उन्होंने नेटवर्क बनाया, 10,000 पेट्रोल पंप का नेटवर्क बनाया। 10,000 लोग 24 घंटे जब जब भी कोई पेट्रोल बेचते हैं तो धीरू भाई अंबानी को इनकम देने से कोई दुनिया के दाल रोक नहीं सकता। धीरू भाई अंबानी सो भी रहे ना तो इनकम धीरू भाई अंबानी के पास आएगी, क्योंकि नेटवर्क उसके लिए काम कर रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बताइए। जब नेटवर्क काम करता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपकी काम। देखते देखते 10,000 लोगों का नेटवर्क। लेकिन इस सिस्टम का माइनस पॉइंट ये था कि धीरू भाई अंबानी एक बना